हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में सी सचिन चैनल के अंदर में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा सितंबर 25 का बैच आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्लासेस की बात करते हैं तो हमारी अल्टरनेटिव क्लासेस चलेंगी, जैसे कि आज हमारा होगा फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा टैक्सेशन का। और नेक्स्ट डे होगा हमारा कॉस्टिंग का। ऐसे ही हमारी अल्टरनेटिव क्लासेस चलने वाली है, जैसे फर्स्ट डे हमारा टैक्सेशन, उससे नेक्स्ट डे हमारा कॉस्टिंग। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। जो हमारा अगर आज के लेक्चर की बात करते हैं तो जो आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा आज का लेक्चर टैक्सेशन का। टैक्सेशन का जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो कि चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएंगे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ठीक है कि पहले की जो की बात करते हैं हमारा आखिर आखिर फर्स्ट जो कि टैक्स क्या होता है। और ये ठीक है, ये टैक्स आखिर पावर किसने दी है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पावर की बात करेंगे। और गवर्नमेंट ही क्यों टैक्स को कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर टैक्स की बात करते हैं ठीक है, तो क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आखिर टैक्स क्या होता है। टैक्स को समझने से पहले जो कि हम तब की बात करते हैं ठीक है, जो कि 1947 से पहले की बात करते हैं, जबकि हमारा इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। तब उस टाइम में जो कि टैक्स कलेक्ट करती थी वो करती थी हमारी ब्रिटिश, जिसको कि कर नाम से जानते थे इस टाइम। जैसे कि जो कि आमिर खान की इस टाइम मूवी भी आ रखी है लगान। ठीक है, आप सबने वाली मूवी देखी होगी लगान। ठीक है, उसके अंदर में भी आपको अच्छे से दिखाया गया है कि मतलब कि कैसे हम पब्लिक से जो है ब्रिटिश लोग वो कैसे कर वसूल करते थे। ठीक है, या फिर लगान कैसे वसूल करते थे। लगान को आप टैक्स भी कह सकते हो, आप टैक्स के तो टैक्स भी कह सकते हो आप लगान को। ठीक है, आखिर उसको बात करते हैं, उसके बाद जब बात करते हैं तो जैसे कि आज के टाइम में ठीक है, तो आज के टाइम में कौन आपसे टैक्स कलेक्ट करता है। वो करती है आपसे टैक्स कलेक्ट करती है आपसे गवर्नमेंट। ठीक है, आज के टाइम में टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट को पावर किसने दी है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। वो दी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप आम पब्लिक से टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता कि जो एक सिंगल पर्सन ठीक है हर किसी से टैक्स कलेक्ट करे। ठीक है, एक दूसरे से लोग कलेक्ट करें टैक्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये सिर्फ जो कि गवर्नमेंट है वो ही हम पब्लिक से ठीक है टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है। और इसके बाद जो कि बात करते हैं आखिर टैक्स गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट ही क्यों करती है। ठीक है, आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ती है कि आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आखिर गवर्नमेंट को क्या ही जरूरत पड़ती है कि वो टैक्स कलेक्ट करें। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं जो किया जाता है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इसलिए टैक्स कलेक्ट करती है क्योंकि वो सोशल वेलफेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि है वेलफेयर ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन सिटीजन्स, हेल्थ केयर एजुकेशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 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 and social security social securities and other development development needs। ठीक है, यानी कि जो कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स इसलिए जो कि कलेक्ट करती है इसलिए करती है क्योंकि वो ठीक है सोशल वेलफेयर करने के लिए जो कि सिटीजन है उनको सोशल वेलफेयर के लिए और हेल्थ केयर पे करने के लिए खर्चा, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सोशल सिक्योरिटीज एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसे आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का ये एक रिवेन्यू सोर्स है।
टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है, जहाँ से कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, जहाँ से जनरेट होता है उनका रेवेन्यू। ठीक है, जैसे कि आप सीए बन जाओगे तब आप भी जब टैक्स को पे करोगे, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का एक तरीके से रेवेन्यू जाता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट को, अगर आप टाइम पे अगर टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, तो उससे आपको क्या हार्म क्या हार्म पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट। तो हार्म तो नहीं पहुंचा सकते, बट आपको उसके लिए जेल जाना जाना पड़ सकता है। ठीक है, जब आप टैक्स को पे नहीं करेंगे तो आपके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके क्वेरीज होंगी आपके लिए। ठीक है, आपके ऊपर केसेस भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी जो पढ़ रहे हैं आखिर जो हम बेसिक कंसेप्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में आखिर जो टैक्स होता है वो के ऊपर गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। वो भी हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट को पावर किसने दी है, ये वो दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट आम पब्लिक से जो टैक्सेस को कलेक्ट भी करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि जो कि सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस को कलेक्ट करती है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिवेन्यू भी कह सकते हो। गवर्नमेंट को रेवेन्यू यहीं से ही जनरेट होता है, टैक्सेस से। ठीक है, गवर्नमेंट कहीं और से गवर्नमेंट तो काम नहीं करती कि कहीं पर जाए, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में जाए, वहाँ पर प्रोफेसर पे ऐसा पढ़ाने लग जाए, ठीक है, प्रोफेसर बन के पढ़ाने लग जाए, तो वहाँ से उनको जनरेट होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे वो स्कूल में चले जाए, फिर डॉक्टर बन जाए, अगर डॉक्टर की फील्ड में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से वो गवर्नमेंट खुद काम करके ही जनरेट कर सकती है। ठीक है, वो हम सोशल जो कि हमारे जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जैसे कि हम जैसे लोग हैं, ठीक है, वो ही गवर्नमेंट को, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं। तो ये तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, अब जो कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि इसके बाद बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी बात करेंगे। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में लेवी टैक्स ऑन इनकम बिजनेस प्रोफेशन इनकम बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स और वेल्थ और एड टू इट्स टू इट्स कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विस सर्विस ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस। इसकी बात करते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो लेवी करता है, इनकम के ऊपर करता है, लेवी करता है, वो इनकम के ऊपर होता है। बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर हो गया, वेल्थ हो गया आपका, ठीक है, आपकी कॉस्ट हो गया आपकी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की होगी, ठीक है, और जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर में लेवी करता है वो। ठीक है, गवर्नमेंट लेवी करता है आपसे इनकम। जैसे कि हम इनकम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट बात करते हैं इनकम। तो इनकम में आके लेवी किस में होता है, ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर में ये हमारा लेवी होता है, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। टैक्स के अंदर में कवर अप करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कवर अप होता है उसके अंदर में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में कवर अप होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कवर अप होता है उसके अंदर में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है टाइप्स। जो आगे कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कि होता है हमारे लिखेंगे टाइप्स। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो वो होता है हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक हमारा डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट, जो कि होता है डायरेक्ट डायरेक्ट। सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट 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 टैक्स। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स बोले तो ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्स का कि ये मतलब कि डायरेक्टली ही जो कि जो नॉर्मल पीपल्स उनको पर डायरेक्टली ही अप्लाइड होता है। ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से पता चल रहा है, बट वो जो डायरेक्टली ही ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, घुमा फिरा के ही टैक्स इसको कलेक्ट किया जाता है, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हम समझेंगे, जैसे कि नाम से ही समझेंगे, डायरेक्ट यानी कि सीधे ही आपसे कलेक्ट किया जाता है, और इनडायरेक्ट यानी कि
खुद ना पे करके और दूसरे लोगों से पे कराया जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स का बोले तो डायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में हमारा एग्जाम्पल कौन सा होगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है क्योंकि डायरेक्टली ही अप्लाइड होता है इनकम के ऊपर। और इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस के अंदर में हमारा एग्जाम्पल क्या होने वाला है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी की फॉर्म होती है वो आपको पता होनी चाहिए, जीएसटी की फुल फॉर्म यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हमारा कस्टम ड्यूटीज, कस्टम कस्टम ड्यूटी। इसके अंदर हमारा कवर हो जाएगा कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, ऐसे ही हमारा कस्टम ड्यूटीज आ गया इसके अंदर में। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज हो गया, ये चीज हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के हमारे एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम हो गया, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, और एक्सेट्रा हमारे हो जाएंगे। बट जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जो कि फर्स्ट जो कि एक एग्जाम्पल होता है जो कि डायरेक्टली अप्लाइड होता है वो होता है हमारा इनकम के ऊपर ही डायरेक्टली अप्लाइड होता है, जीएसटी, कस्टम। और जो कि हमारे एक्स्ट्रा एक्सेट्रा हमारे काफ़ी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में, तो इसके अंदर में हमारा जो कि है उसे है ना, जो जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो पर्सन नहीं पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में, जिसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता उन पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस का अगर जो कि हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में बर्डन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में हम बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर में बर्डन को बर्डन डज नॉट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड। ठीक है, बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वही अगर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को ट्रांसफर बर्डन आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ लिया डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो कि डायरेक्टली अप्लाइड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, नाम से पता होना चाहिए। और डायरेक्ट टैक्स में जो कि डायरेक्टली अप्लाइड होता है वो होता है आपके इनकम के ऊपर। ठीक है, वो लेवी होता है आपके इनकम के ऊपर। आखिर बात करते हैं नेक्स्ट जो कि लेवी होता है आपके इनकम के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी होता है? वो होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि लेवी होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लेवी गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज। जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली अप्लाइड होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में। ठीक है, और इस केस में अगर इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में बात करते हैं तो इस केस में आप बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर में हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, और वो डायरेक्टली जो कि लेवी होता है वो होता है हमारे इनकम के ऊपर। और एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का होगा हमारा, ठीक है, वो होगा हमारा जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, जो भी हमारे ड्यूटीज लगती हैं वो सारे मान्य हो जाती है। जैसे कस्टम ड्यूटीज होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, ये सारा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में कवर अप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो नेचर होता है वो होता है हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर क्या होता है? वो होता है हमारा प्रोग्रेसिव 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 नेचर होता है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में हमारा होता है रिग्रेसिव रिग्रेसिव नेचर। ठीक है, ऐसे जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में होता है हमारा प्रोग्रेसिव नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में होता है हमारा रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें, ठीक है, वो आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आएगा हमारे इसके अंदर में बात करेंगे। ठीक है, आएगा जिसके अंदर क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर में आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 216 265 कवर अप करेंगे, आर्टिकल नंबर 246 कवर अप करेंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट हम कवर करेंगे वो करेंगे हमारा आर्टिकल नंबर
265, ठीक है। आर्टिकल नंबर 265 क्या कहते हैं, पहले उसको कवर करेंगे हम। आर्टिकल आर्टिकल नंबर 265, आखिर हमारा आर्टिकल नंबर 265 क्या कहता है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 265 जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि जो गवर्नमेंट आपसे जो टैक्सेस को कलेक्ट करता है, आखिर गवर्नमेंट को पावर कौन देता है ये टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देता है पावर, देता है गवर्नमेंट को कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा आर्टिकल नंबर 265 में लिखा है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको देता है। जो फर्स्ट आता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया जो कि पावर देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, जो कि पावर देता है गवर्नमेंट को कि आप टैक्स को टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल पीपल नॉर्मल पीपल से, ठीक है। जैसे कि हम जैसे लोग हो गए, ठीक है, आम पब्लिक होगी, जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उसके ऊपर भी आप टैक्सेस को पे करते हो, तो वहाँ पर लगता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो उस पर लगेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चाहे आप बिस्किट्स खरीदें, चिप्स खरीदें, या आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को बाय करते हो, ठीक है, आपके हर चीज़ के ऊपर में जीएसटी अप्लाइड होता है, ठीक है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, वो आपको पे करना होता है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। कि आप सोचते होंगे कि हम टैक्सेस को पे नहीं करते, बट आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो जरूर ही पे करते हो, ठीक है। एवरी पर्सन इज पे टू द इनडायरेक्ट टैक्स इन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर आप पे करते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप पे करते हो, बट जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो इनकम के ऊपर ही अप्लाइड होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि स्लैब रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितना अगर आपकी एक्सीड कर जाती है कितनी इनकम, जो कि बेसिक कंजम्पशन लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर वो बेसिक कंजम्पशन लिमिट को अगर एक्सीड कर जाती है तब लगता है आपके ऊपर, तब आपको पे करना पड़ता है टैक्सेस, ठीक है। अब हम जो भी बात करते हैं, जो आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246 की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल नंबर 246। इसके अंदर आती है हमारी 3 लिस्ट आती है, ठीक है। लिस्ट की बात करेंगे, लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट आती है हमारी लिस्ट 1, ठीक है, और लिस्ट आती है सेकेंड और लिस्ट 3, हमारी 3 लिस्ट है, ठीक है। ये हमारी आर्टिकल नंबर 246 के अंदर हम लिस्ट की बात करते हैं, हमारे इसके अंदर हमारी 3 लिस्ट आती है। फर्स्ट लिस्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट, और सेकंड आती है हमारी, ठीक है, स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट थर्ड आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट आती है जो कि लिस्ट नंबर 1 भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट को लिस्ट नंबर 1 भी कहते हैं, और स्टेट लिस्ट को हम लिस्ट नंबर सेकंड कहते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट को हम लिस्ट नंबर 3 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं लिस्ट की, ठीक है। आखिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए किसने पावर दिया, ठीक है, यूनियन लिस्ट को किसने दिया, स्टेट लिस्ट को किसने दिया, और कॉन्करेंट लिस्ट को किसने पावर दिया, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में उसकी बात करेंगे। देखिए लिस्ट नंबर 1 में अगर बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए किसने पावर दी है, वो दी है हमारी, ठीक है, इसके अंदर में दी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट लिस्ट में दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, और कॉन्करेंट लिस्ट में आती है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अंदर में जो कॉन्करेंट लिस्ट आती है लिस्ट नंबर 3, उसमें आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही पावर्स हैं किस चीज़ की, रूल्स एंड रेगुलेशन मेकिंग की, ठीक है। हमारी लिस्ट नंबर 1 में आता हमारा यूनियन लिस्ट, उसके अंदर में आता हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हो, ठीक है। और स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जिसको की पावर दी है
कि रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेशन मेकिंग की वो सेम चीज इसमें आती है हमारे कौन कंट्री लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए रिवाइज कर लेंगे आर्टिकल नंबर 246 को एक बार रिवाइज करेंगे जिसके अंदर की हमारी लिस्ट आती है, ठीक है, जिसके अंदर की हमारी 3 लिस्ट आती है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड। लिस्ट नंबर 1 आती है हमारी यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर सेकंड आती है हमारी स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर थर्ड आती है हमारी कौन कंट्री लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। और लिस्ट नंबर थर्ड में आता है हमारा कौन करंट लिस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए। इसके बाद जो की बात करते हैं हमारा एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट जो कि कहता है यूनियन लिस्ट में जो कि आपका जो कि लेवी होगा वो होगा आपका इनकम के ऊपर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, ठीक है, वो जो कि अप्लाइड होगा इनकम पे लगेगा वो लगता है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसके अंदर में कोई भी हमारा टैक्स नहीं लगेगा यूनियन यूनियन लिस्ट के अंदर में। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कोई भी टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर जितनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज कहता है हमारा एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। इसको एक बार राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर में एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के बारे में, ठीक है। टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज इनकम इनकम टैक्स, ठीक है, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे आप। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। इसके बाद बातें करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉसेस की, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन 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 ऑफ टैक्स लॉस टैक्स लॉसेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉसेस के अंदर में बात करते हैं जो कि फर्स्ट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फर्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है हमारा कवर होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में हमारे दो चीज कवर अप होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है हमारी सीबीडीटी और सेकंड होती है हमारी सीबीआईसी, यानी कि जो कि सीबीडीटी है, ठीक है। सीबीडीटी को सीबीडीटी को गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है कि आप जो कि कलेक्ट कर सकते हैं ओनली डायरेक्ट टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस को जो सीबीडीटी है वो कलेक्ट कर सकता है डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। और जो कि अब सीबीआईसी की बात करते हैं तो सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि एंड कस्टम ड्यूटीज, इसकी फुल फॉर्म है सीबीआईसी की। और सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और इसके अंदर में जो कि कलेक्ट करेगा ओनली इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। सीबीआईसी जो कि कलेक्ट करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस के अंदर में आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी दो चीज़ आती है हमारी। फर्स्ट आती है हमारी सीबीडीटी, सेकंड आती है सीबीआईसी।
सीबीडीटी की बात करते हैं तो उसकी होती है हमारी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड सीबीआईसी की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो कि अगर जैसे नाम से पता चला हमारा डायरेक्ट टैक्सेस, तो कलेक्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस को, तो कलेक्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस को। सीबीएसई में आते हैं जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कलेक्ट करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद जो भी बात करते हैं हमारा नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेस। नेक्स्ट में बात करते हैं सोर्सेस की। ठीक है, सोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हेडिंग सोर्सेस ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, सोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज में आखिर हमारे कौन सा आता है, फर्स्ट सोर्स आता है हमारा। ठीक है, जो क्या आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे कि जो पता चल रहा है 1961, यानी कि ये हमारा काफी पुराना एक्ट है। ठीक है, तो हम इसको ही फॉलो करते हुए आए अभी तक। हाँ जी, इसी को ही फॉलो करते हुए आए हैं और आगे भी इसी टैक्स को ही फॉलो करेंगे। बट इसके अंदर में जो क्या आते हैं हमारे चेंजेस हुए हैं इसके अंदर में। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में हम जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रोविजंस। इसके अंदर में हम पढ़ते हैं हम सारे प्रोविजंस, यानी कि मान सकते हैं जैसे कि आप डिटरमाइन करते हो, डिटरमाइन डिटरमाइन जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम को आप डिटरमाइन करते हो, या फिर डिटरमाइन करते हो आप टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी होगी हमारी, टैक्सेबल इनकम होगी, या फिर प्रोसीजर्स होगा आपके। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोविजंस होती है। ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। हमारा फर्स्ट सोर्स है, उसके अंदर में क्या पढ़ते हैं हम प्रोविजंस। जैसे कि हमारे प्रोविजंस में आते हैं, जैसे कि हम डिटरमाइन करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। और प्रोसीजर्स आते हैं हमारे असेसमेंट के, जो कि प्रोसीजर्स आते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो कि बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, जो सेकंड आता है हमारा वो आता है हमारा इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में बात करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स आखिर क्या कहते हैं, तो इनकम टैक्स रूल्स वो कहते हैं जैसे कि आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, कितने मंथ्स की जेल होगी, आपकी सालों की होगी। ठीक है, वो सारे हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर में राइट डाउन है। थर्ड आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा जो कि आता है फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट आखिर बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है वो बात करते हैं। जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो बजट को, बजट को प्रेजेंट प्रेजेंट करता है किसमें, लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा में बजट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर वहां से पास हो जाता है, अगर लोकसभा एंड राज्यसभा से अगर बिल पास हो जाता है तो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, ठीक है, तो वो बन के क्या रेडी हो जाता है, फाइनेंस, फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनेंस एक्ट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। फोर्थ आ गया हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। फोर्थ जो क्या आता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। अगर सर्कुलर की बात करते हैं, सर्कुलर को कौन इशूड करता है। ठीक है, सर्कुलर को जो कि इशूड करता है वो करता है हमारा सेंट्रल, सॉरी, जो इशूड करता है वो करता है हमारा सीबीडीटी। सर्कुलर को सीबीडीटी इशूड करता है, और नोटिफिकेशन को कौन इशूड करता है, वो करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, यानी कि सीजी करता है। ठीक है, एक बार सोर्सेज को पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट सोर्स था इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर के अंदर जो कि हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रोविजंस। ठीक है, उसके अंदर पढ़ते हैं प्रोविजंस।
प्रोविजंस के अंदर में जैसे कि डिटरमाइन करते हैं जीटीआई को निकालना या टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसके अंदर में हम सारे रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा थर्ड फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के अंदर हमने सीखा कि जो फाइनेंस एक्ट कैसे बन के रेडी होता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, बजट होता है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हैं लोकसभा राज्यसभा में। अगर लोकसभा और राज्यसभा से अगर पास हो जाता है तो हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है तो बन के रेडी हो जाता है हमारा फाइनेंस एक्ट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो कि आता है फोर्थ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, सर्कुलर को कौन इशूड करता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सर्कुलर को कौन इशूड करता है, वो करता है हमारा सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और नोटिफिकेशन को कौन इशूड करता है, वो करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लेवी में सेक्शन नंबर 4 के अंदर में जो कि आप बात करोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 को कवर करने से पहले वो पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर क्या, सॉरी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट, असेसमेंट एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर हम प्रीवियस ईयर कहलाते हैं और कब हम असेसमेंट ईयर कहलाते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं बस। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो हम एक एग्जांपल के अंदर में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल के अंदर में। ठीक है, तो एग्जांपल को समझने से पहले अगर आपने एक लाइक नहीं करा और अपना कमेंट नहीं करे क्या ऐसा, जाएंगे पहले पहले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आइए अब अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल आता है, फर्स्ट एग्जांपल आता है। ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 26 का हमारा ईयर चल रहा है। ठीक है, ये ईयर चल रहा है हमारा 25-26 का ईयर। ठीक है, जो इससे पहले वाला हमारा ईयर था वो था 24-25। ठीक है, तो जो इसके अंदर में बात करते हैं जो कि हमारा ईयर था 24 और 25, तो ये हो गया हमारा 24 और 25 वाला ईयर हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और जो हमारा 25 और 26 है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। बट इसके अकॉर्डिंग सोचोगे आप, जो अभी हमारा करंट ईयर चले यानी कि 25 और 26, तो इस ईयर के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। ये हो जाएगा फिर हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हो जाएगा हमारा 26। करंट ईयर हो जाएगा हमारा 26 to 27, फिर ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, कब हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और कब हम करंट ईयर कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर को समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमारा करंट में जो अपने ऐसे जो भी आपने आईटीआर फाइल करा है असेसमेंट ईयर्स के अंदर में, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है वो होने वाला है आपका 24 से 25 आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है। और असेसमेंट ईयर जिसके अंदर में आपने आईटीआर को फाइल करा है, आईटीआर को फाइल करा है, तो वो ईयर होता है आपका असेसमेंट यानी कि 25 से 26 आपको हो गया असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर हो गया आपका 24 to 25। ठीक है, आपने आई होगा, आप समझ आया होगा आपको प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जो बात करते हैं, ठीक है, एसईसी क्या होता है। ठीक है, एसईसी कौन होता है उसकी बात करते हैं। बहुत हमारे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 बात करता है हमारा एसईसी का। आखिर ये एसईसी क्या होता है। ठीक है, एसईसी बोले तो एसईसी वो पर्सन होता है, ठीक है, जो कि पे करता है टैक्सेस को या इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, किसी भी चीज उसको अगर पे करता है तो उस पर्सन जो कि पे करता है उसको हम कहते हैं एसईसी। ठीक है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, एसईसी। ठीक है, राइट डाउन करेंगे एसईसी। एसईसी जो इसका भी सेक्शन होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में हमारा कवर है एसईसी। ठीक है, एसईसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। उस पर्सन को कहते हैं जो कि पे करता है टैक्सेस को, पेनल्टीज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, एनीथिंग जो कि पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके फादर होंगे, ठीक है, वो टैक्सेस को पे करते हैं,
तो उस केसेस में आपके जो फादर है वो हो जाएगा एससीसी, ठीक है। ऐसे ही हमारा एससीसी होता है, ठीक है। ऐसे चाहे इंटरेस्ट पे करे या पेनल्टी पे करे, ठीक है, कुछ भी चीज इसको अगर पे करता है तो उस पर्सन को कह देते हैं एससीसी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पर्सन। पर्सन पर्सन की में आता है हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 बात करता हूँ हमारा पर्सन से। आखिर में हम बात करते हैं पर्सन के अंदर में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। राइट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन। पर्सन का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 31। आखिर पर्सन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो कि आता है हमारा इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गया, एच यू एफ, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया, थर्ड हो गया हमारा कंपनी, थर्ड हो गया कंपनी। फोर्थ हो गया हमारा फर्म। और इसके अंदर हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी। फर्म के अंदर में हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी। और फिफ्थ फिफ्थ है हमारा एओपी, बीओआई, बीओआई, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा एजीपी, जो कि हमारा सिक्स होता है एजीपी, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को हम कहते हैं एजीपी, ठीक है। जो कि हमारे पर्सन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट होता है इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया। और फर्म फर्म के अंदर हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी, ठीक है। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि हमारा इंक्लूडिंग होता है फर्म के अंदर में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एओपी, बीओआई। और नेक्स्ट आता है एजेपी, ये भी हमारा पर्सन के अंदर में इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, उन ईयर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब से टैक्स कलेक्ट करती है, वो कब करती है, असेसमेंट ईयर्स में कलेक्ट करती है, ठीक है। जो कि आपने प्रीवियस ईयर के अंदर में अर्न कराओ, या जो आपने एक्सपेंसेस करो, एक्सपेंडिचर करो, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो प्रीवियस ईयर्स में, हाँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, उसको आप टैक्स का पे करते हो, वो करते हो आप असेसमेंट ईयर्स के अंदर में आप टैक्सेस को पे करते हो, ठीक। बट ऐसा कौन कौन से केसेस हैं जो कि आप जो गवर्नमेंट है वो आपसे असेसमेंट ईयर्स में टैक्स कलेक्ट नहीं करती, वो कलेक्ट आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेस कलेक्ट कर लेती है। उन केसेस की बात करेंगे हेड्स ऑफ इनकम से पहले, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम को बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम केसेस की बात करेंगे, क्योंकि ये होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट। केसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से केसेस हैं क्योंकि आपसे प्रीवियस ईयर्स में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, करंट सॉरी असेसमेंट ईयर का वेट ना करके केसेस को राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर में कि आप असेसमेंट ईयर्स में टैक्स गवर्नमेंट है जो आपसे असेसमेंट ईयर्स में टैक्सेस को कलेक्ट ना करके वो तो आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेते हैं, उन केसेस की बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे केसेस को, केसेस, ठीक है। ऐसे कौन कौन से केसेस है, फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है। जो फर्स्ट केस है शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। जो कि आप शिपिंग बिजनेस करते हो, ठीक है। आप जैसे कि आप उसमें क्रू मेंबर हो, क्रू मेंबर यानी कि आप उस शिप को ऑपरेट करते हो, ठीक है, चाहे आप उसके अंदर में जॉब करते हो, ठीक है। बट क्योंकि हमारा जो जो कि हमारा वाटर, जो कि हमारे टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर में जो कि आता है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया पड़ता है। अगर 12 नॉटिकल माइल से अगर अगर बाहर चले जाते हैं तो हमारा आउटसाइड इंडिया यानी कि अदर अदर सॉरी अनदर कंट्री पड़ती है, अदर कंट्रीज आ जाएंगे उसके बाद में हमारी, ठीक है। अदर कंट्रीज में हमारी कोई सा भी लागू हो सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, यूएस हो, ठीक है। अमेरिका को सॉरी यूएस ही कहते हैं, ठीक है। कोई भी हो आपके, कोई भी स्टेट्स हो या फिर कंट्रीज हो, ठीक है, जो भी आपके लगती होंगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। उस केसेस में जो कि आ गया हमारा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट के केसेस में भी असेसमेंट ईयर का वेट ना करके आपसे जो कि टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है वो कर लिया जाता है आपसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर में ही। और नेक्स्ट केस आ गया
नेक्स्ट केस हमारा पर्सन्स लिविंग इंडिया। ठीक है, ये पर्सन लिविंग इंडिया बोले तो जैसे कि आपको जो पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को जो गवर्नमेंट है प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। थर्ड केस आता है एओपी, बीओआई और एजेपी। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर इवेंट या फिर किसी पर्पज के लिए है, ठीक है, तो उस केस में भी आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। फोर्थ फोर्थ केस आता है हमारा जो कि आता है, ठीक है, जो कि हमारा जो पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी 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 टू अवॉइड टैक्स, यानी कि जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, टैक्सेस को बचाने के लिए वो पर्सन, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है, तो वो आपसे असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करती, आपसे जो भी टैक्स कलेक्ट कर लेती है वो कर लेती है आपसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर में ही। और इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है हमारा डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केसेस में भी, ठीक है, अगर आप बिजनेस को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उस केसेस में भी आपसे जो गवर्नमेंट है असेसमेंट ईयर का वेट ना करके प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है। और इसके बाद हम बात करेंगे हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारी हेड्स ऑफ इनकम लिखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा हेड्स ऑफ इनकम। इसके बाद जो कि हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, उनको पहले राइट डाउन करेंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट आती है हमारी सैलरीज। सेकंड आती है हमारी जो कि हेड्स ऑफ इनकम में सेकंड आती है हमारी, वो आती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड थर्ड आती है हमारी पीजीबीपी। फोर्थ आती है हमारी कैपिटल गेन। फिफ्थ आती है हमारी अदर सोर्सेज। ठीक है, ये हमारे 5 तरह की ये हेड्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम को रिवाइज करेंगे उससे पहले वो उन केसेस को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो उन केसेस को भी रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट केस आता है, अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हो, नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, तो आपसे गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर्स में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है, या फिर आप इंडिया को छोड़ के जाते हैं उस केसेस में भी गवर्नमेंट आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को कलेक्ट कर लेती है, या एओपी हो या बीओआई हो या फिर एजीपी हो, कोई अदर जो पर्पज के लिए आप अदर आए हो या फिर आप उसमें पर्सन हो, ठीक है, उस केसेस में भी आपसे गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करती, प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है। इसके बाद आता है हमारा, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि आप टैक्सेस को अवॉइड कर सको, ठीक है, तो उसमें भी अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो वो आपसे करंट असेसमेंट ईयर का वेट ना करके प्रीवियस ईयर में ही आपने टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद आता है हमारा डिसकंटिन्यूड बिजनेस में अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखते तो उसमें भी आपसे गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेस को कलेक्ट कर लेती है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हमारा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में आती है हमारी फर्स्ट, जो कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम आती है हमारी फर्स्ट इनकम, वो आती है सैलरीज। सेकंड होती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होती है हमारी पीजीबीपी। फोर्थ होती है हमारी कैपिटल गेन। फिफ्थ होती है हमारा अदर सोर्सेज। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे हेड्स ऑफ इनकम। इसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट्स में भी डिवाइड है। ठीक है, यूनिट्स कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो। ठीक है, सैलरीज को अलग पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का हम अलग पढ़ेंगे, पीजीबीपी को अलग पढ़ेंगे, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज को हम इन सारे पांचों को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो कि कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बाद वो हम करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बाद आएगा हमारा सैलरीज, फिर आएगा हमारा हाउस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे हमारे डिवाइड है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर में भी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी, इसके बाद हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लॉस के, जो कि आता है हमारा रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेट्स के बारे में बात करेंगे।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की, जो कि टैक्स का आता है हम स्लैब भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा पर्सन होना चाहिए। और क्वेश्चंस के भी इसी लेक्चर्स के अंदर में हम पूरे के पूरे कवर अप करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसी लेक्चर के अंदर में नहीं, मतलब कि इसी चैप्टर्स के अंदर में जो कि हम करते चल रहे हमारे जो लेक्चर वाइज चल रहे इसी के अंदर ही आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, जो कि हमारे सितंबर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो क्या आता है हमारा, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब हम सीखेंगे आखिर हम टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करना सीखेंगे। और पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी जो अगर आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट कितनी होगी, ठीक है, अगर बेसिक अजम्पशन लिमिट को अगर एक्सीड कर जाती है आपकी इनकम, तो उसके ऊपर लगता है आपका टैक्स। तो टैक्स के रेट की बात करेंगे कि कितना टैक्स लगता है, और उसके बाद सीखेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ हम अब करने वाले हैं स्टेप वाइज, ठीक है। जो कि अगर बात करते हैं, ठीक है, जो कि आएगा हमारा फर्स्ट, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, तो इसके अंदर में जो कि रेट लगता है, रेट होता है हमारा नील नील। और नेक्स्ट होता है जो कि, ठीक है, जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्लैब आता है वो आता है हमारा 2.5 लाख का, ठीक है, 2.5 लाख में यानी कि आपको जो इनकम है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, बट मैं आपको स्लैब के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो कि 2.5 लाख है उसके ऊपर लगेगा हमारा 5% का रेट, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा हमारा 5 लाख, उसके ऊपर लगेगा हमारा रेट 20%। और नेक्स्ट जो कि होगा हमारा बैलेंसिंग, वो बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग जो भी होगा, जो कि बैलेंसिंग स्लैब है उसके ऊपर लगेगा हमारा 30% का रेट, वो लगेगा हमारा 30% के रेट से लगेगा, ठीक है। एक बार इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, आपको स्लैब को जरूर याद रखना है, जो कि आपका स्लैब आता है, फर्स्ट आता है 2.5, सेकंड आता है 2.5, थर्ड आता है हमारा 5 लाख, फोर्थ आता है हमारा बैलेंसिंग। अगर रेट की बात करते हैं, ठीक है, जब अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख होता है तो होता है नील, जो कि आपकी जो कि 2.5 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, 5 लाख तक होती है इनकम, तो उसके ऊपर लगता है 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की है तो उसको लगता है 20%। अगर 10 लाख से अगर 10 लाख से अबव है तो उसके ऊपर लगता है 30% का रेट। तो इस केस में जो कि ये होता हमारा आ गया, जो कि पर्सन हो गए इस केसेस में हमारे, ठीक है, कौन से पर्सन होंगे, ठीक है, इसमें केसेस में हमारे जो पर्सन होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AGP, ठीक है, और लोकल अथॉरिटीज भी आएंगी हमारी इसके अंदर में, ठीक है। जितने भी मैंने आपको पर्सन लगाए हैं वो सारे के लिए ही क्राइटेरिया अप्लाइड है, ठीक है। उसके बाद हम बात भी करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम सीनियर सिटीजन्स के रेट के बारे में, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के केसेस में, ठीक है, सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, ठीक है। जब हम सीनियर सिटीजन कब कहते हैं, ठीक है, एज की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी, जो कि एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 ईयर से अब वो होनी चाहिए 60 ईयर, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए 60 ईयर से ये, और 80 ईयर से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केसेस को कहते हैं हम सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर जिस पर्सन की एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव आ जाती है और 79 ईयर्स तक की एज है, वो आ जाता है हमारा सीनियर सिटीजन्स के केसेस में आ जाता है वो हमारा, ठीक है, वो आ जाता है हमारा सीनियर सिटीजन्स के केसेस में आ जाता है, ठीक है। उसके टैक्स रेटेड की बात करेंगे, ठीक है, टैक्स स्लैब की बात करेंगे, टैक्स रेट की बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर में आती है हमारी जो कि आते हैं, अगर इनकम आपकी 3 लाख तक है, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर 3 लाख से ऊपर होती है तो उसके ऊपर में टैक्स लगता है, ठीक है। बात करेंगे इसके अंदर में हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स, वो सारा हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आई हमारी फर्स्ट फर्स्ट 3 लाख, जो उसके ऊपर लगेगा रेट नील, 3 लाख के ऊपर होगा हमारा नील। और जो नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट 2 लाख, ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा 5% के रेट से, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट 5 लाख
5 लाख, ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके स्लैब है, ठीक है। स्लैब है वो चीज आपके जो कि फर्स्ट 3 लाख पे लगता है नील, नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर लगेगा 5% का, और नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर लगेगा जो कि रेट है वो लगने वाला है 20% का रेट, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो कि बैलेंसिंग है उसके ऊपर लगेगा 30% का रेट, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये हो गया आपका सीनियर सिटीजन। इसके बाद बात करेंगे वेरी सीनियर सिटीजन केसेस में, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा वेरी सीनियर सिटीजन, यानी कि 79 ईयर्स को अगर क्रॉस कर जाती है एज, 80 ईयर्स या 81 हो, ठीक है, इससे अबव जाती है एज, तो वो आ जाता है हमारा वेरी सीनियर सिटीजन के केस में, ठीक है। वेरी सीनियर सिटीजन के केस में जो कि फर्स्ट होगा आपका, जो कि इनकम होगी आपकी फर्स्ट, वो होगी 5 लाख, 5 लाख, तो उस पर लगेगा रेट नील, और नेक्स्ट होगी नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख उसके ऊपर लगेगा 20% का रेट, और नेक्स्ट नेक्स्ट होगी जो कि होगी बैलेंसिंग, उसके ऊपर लगेगा 30% का रेट, ठीक है। इस चीज को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगर पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल हो, एच यू एफ हो, ठीक है, या फिर ए ओ पी हो, या बी ओ आई हो, या ए जी पी हो, या फिर लोकल अथॉरिटी हो, तो उस केसेस में अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, जो कि हमारा स्लैब है, 2.5 लाख तक के, तो उस पर लगेगा नील, और नेक्स्ट जो कि आएगी हमारी 2.5 लाख की इनकम, उसको ऊपर लगेगा 5% का रेट, उसको जो कि नेक्स्ट है 5 लाख की इनकम, उसको ऊपर लगेगा 20% का रेट, जो कि अब आएगा हमारा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर पे लगेगा, जो कि लगेगा हमारा 30%, यानी कि 10 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, चाहे इनकम कितनी भी हो, चाहे 1 CR हो, चाहे 2 CR हो, ठीक है, कितनी भी इनकम हो, चाहे क्यों ना 100 CR हो, ठीक है, तो इसके ऊपर लगेगा 30% का, ठीक है। इसके बाद जो बात करेंगे, अगर अगर 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है इनकम, तो उसके ऊपर लगता है सरचार्ज, ठीक है, उसको हम आगे कवर अप करेंगे कि सरचार्ज क्या होता है, ठीक है, और कब अप्लाइड होता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर 50 लाख को अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, सरचार्ज चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आपके जो कि नेक्स्ट आता है हमारा सीनियर सिटीजन का केस, अगर पर्सन की एज 60 ईयर्स या 60 ईयर से अबव होती है, ठीक है, 60 ईयर के इक्वल होती है या फिर अबव होती है, ठीक है, या 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा होती है, ठीक है, और 80 ईयर से कम होनी चाहिए, यानी कि 79 ईयर्स तक एज होगी उस पर्सन की, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा सीनियर सीनियर सिटीजन की सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, वो जाता है हमारा सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि फर्स्ट जो कि इनकम होगी 3 लाख की, 3 लाख तक की इनकम होगी तो उस पर लगेगा रेट नील, ठीक है। नेक्स्ट जो कि 2.5 लाख की इनकम होगी उस पर लगेगा 5% का रेट, जो कि नेक्स्ट जो कि होगी हमारी 5 लाख की इनकम, 5 लाख तक की इनकम होगी तो उस पर लगेगा 20% का रेट, जो कि नेक्स्ट जो कि बैलेंसिंग होगा स्लैब, ठीक है, बैलेंसिंग, ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा 30% का रेट। इसके बाद था हमारा वेरी सीनियर सिटीजन का केस, ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन का, वेरी सीनियर सिटीजन में अगर जो कि आपके पास जो कि स्लैब है 5 लाख का, अगर उसके ऊपर अगर आपकी जो फर्स्ट यानी कि अप टू या हमारा अप टू 5 लाख है तो उस पर लगेगा हमारा नील, नेक्स्ट जो कि 5 लाख या 5 लाख से जो कि नेक्स्ट लाख आएगा हमारा 5 लाख का, उस पर लगेगा 20% का रेट, नेक्स्ट होगा हमारा बैलेंसिंग, उसके ऊपर लगेगा 30% का रेट, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल केस कैसे होते हैं जो हमारे पर्सन है उसके केस में, और सीनियर सिटीजन के केसेस में टैक्स रेट को याद रखेंगे, और वेरी सीनियर सिटीजन के केसेस में बैड टैक्स रेट को याद रखेंगे, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।